प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का परिचय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग द्वितीय खंड में विभिन्न समाजशास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं के बारे में बात कर रहे थे। उसी क्रम में गत कक्षा में हमने सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में आपके साथ विभिन्न समाजशास्त्रियों के विचार साझा किए और उसके अंतर्गत आपको यह बताने का प्रयास किया कि सामाजिक प्रक्रिया किसी भी क्रिया का बार बार होना या निरंतर रूप से होना है, यानी कि किसी भी क्रिया का निरंतर रूप से होना ही सामाजिक प्रक्रिया कहलाता है। क्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही हम लोग सामाजिक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार किसी भी अंतःक्रिया के यानी कि अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही हम लोग सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार किसी भी अंतःक्रिया के जो विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे सहयोग है, संघर्ष है, व्यवस्थापन है, एकीकरण है, सात्वीकरण है, ये सारे के सारे सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही सम्मिलित किए जाते हैं। और इस सामाजिक प्रक्रिया के अध्याय के अंतर्गत हमने आपको यह बताया कि मानव का यह स्वभाव है कि वह अकेला नहीं रह सकता। मानव स्वाभाविक रूप से ही समूह में रहना चाहता है। समूह में रहकर, समाज में रहकर सामाजिक नियमों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक मानदंडों के अंतर्गत रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्योंकि जब हम लोग समाज की अवधारणा देख रहे थे तब आपको यह बताने का प्रयास किया गया कि समाज एक आत्मनिर्भर इकाई है और इससे तात्पर्य यह है कि समाज की यह ड्यूटी है कि वह अपने सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर ही पूरी करे। और इसके अंतर्गत समाज के जितने भी सदस्य हैं वे सब समाज के अंतर्गत रहकर ही सामाजिक नियमों, सामाजिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों के अंतर्गत रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देते हैं। और सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम गत कक्षा में बात कर रहे थे कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का उल्लेख आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं और डिसएसोसिएटिव सोशल प्रोसेस यानी कि असहयोगी या विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं को आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। उसी क्रम में हम लोग गिलिन एवं गिलिन के विचारों के बारे में बात कर रहे थे। गिलिन एवं गिलिन कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाओं से हमारा तात्पर्य अंतःक्रिया करने के वे तरीके हैं जिन्हें हम व्यक्तियों व समूह के बीच संबंधों के समय देखते हैं। यानी कि समाज में व्यक्तियों और समूह के बीच जब क्रिया होती है तो वहां पर हमको सामाजिक प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। उसी क्रम में गिलिन ने जो सामाजिक प्रक्रियाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उसके अंतर्गत आपको बताने की कोशिश की थी। ये जो वर्गीकरण है सामाजिक प्रक्रियाओं का वो इस प्रकार से है। सामान्य सामाजिक प्रक्रियाएं बताया है, एक तो गिलिन है। दूसरे प्रकार की जो सामाजिक प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है वो सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में उन्होंने बताया है, जिनको हम लोग एसोसिएटिव या संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं कहते हैं। और जो तीसरा प्रकार अपने वर्गीकरण में गिलिन ने बताया था वो है असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं या विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं। सामान्य सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत गिलिन ने सामाजिक अंतःक्रिया को शामिल किया है और जो सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उन सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत गिलिन ने बताया कि एक तो सहयोग होता है, एक व्यवस्थापन होता है, तीसरा उन्होंने बताया एकीकरण जो है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, और जो चौथा प्रकार बताया है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का गिलिन ने वह है सात्वीकरण। ठीक इसी प्रकार से असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत गिलिन ने प्रतिस्पर्धा और दूसरा जो इसका उल्लेख किया है वो है संघर्ष।
गिलिन एवं गिलिन ने सामाजिक प्रक्रियाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया है। एक सामान्य सामाजिक प्रक्रिया है और सामान्य सामाजिक प्रक्रिया से तात्पर्य सामाजिक अंतःक्रिया से मानते हैं। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोग, व्यवस्थापन, एकीकरण और सात्वीकरण को सम्मिलित किया है। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत उन्होंने प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को सम्मिलित किया है। और उसी क्रम में हम लोग गत कक्षा में सामान्य सामाजिक प्रक्रिया को उल्लेख किया और सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग सहयोग के बारे में बात कर रहे थे। गिलिन एवं गिलिन का कहना है कि सामान्य सामाजिक प्रक्रिया जिसको कहा जाता है या सामाजिक अंतःक्रिया जिसको कहा जाता है, उसके बारे में कहते हैं यह सामाजिक प्रक्रिया का सबसे मुख्य प्रकार है। सामाजिक अंतःक्रिया में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। जब तक 2 या 2 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे तब तक किसी भी सामाजिक अंतःक्रिया का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंतर्गत एक व्यक्ति, जैसा कि हम लोग विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया था कि सामाजिक प्रक्रिया तब संपन्न होती है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया के 2 तत्व गिलिन बताते हैं। एक तो उत्तेजना होता है और उसके प्रत्युत्तर में अनुक्रिया होता है। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था कि कोई किसी कक्षा में कोई विद्यार्थी प्रवेश करता है तो अपने शिक्षक से अनुमति लेता है कि सर मैं आई कम इन, तो विद्यार्थी के द्वारा शिक्षक से जो अनुमति ली जाती है उसको स्टिमुलाई या उत्तेजना कहा जाता है। और इस उत्तेजना के परिणाम स्वरूप जो शिक्षक उस विद्यार्थी को अनुमति देता है कि यस प्लीज कम इन, तो उस अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप, उस प्रत्युत्तर स्वरूप शिक्षक ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है वो उसकी अनुक्रिया। इस प्रकार उत्तेजना और अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप गिलिन एवं गिलिन के अनुसार सामाजिक प्रक्रिया का निर्माण होता है, जिसको सामान्य सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिक अंतःक्रिया कहा जाता है। इसके पश्चात हम लोग बात कर रहे थे सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की, जिसके अंतर्गत हमने कल सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोग की बात की। और सहयोग के बारे में हमें बताते हैं कि सहयोग मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बिना सहयोग के कोई भी समाज नहीं चल सकता। सहयोग समाज के सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक समाज के सदस्यों में आपस में एक दूसरे के प्रति सामंजस्य नहीं होगा, एक दूसरे के साथ वो सहयोग नहीं करेंगे क्रिया प्रतिक्रिया करके, अंतःक्रिया करके, तब तक किसी भी समाज का सफल रूप से संचालित होना असंभव है। और उसमें आगे जाकर जो है सहयोग के स्वरूपों का जिक्र किया, जिसमें मैकइवर एवं पेज एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक में 2 प्रकार के सहयोग का चर्चा किया। एक प्रत्यक्ष सहयोग होता है और एक अप्रत्यक्ष सहयोग होता है। सहयोग में क्या होता है कि कुछ व्यक्ति या समूह के सदस्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, सहयोग में कुछ व्यक्ति या समूह के सदस्य किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सब मिलजुल कर उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सहयोग कहा जाता है। यह सहयोग मैकइवर एवं पेज के अनुसार 2 प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष सहयोग होता है और एक अप्रत्यक्ष सहयोग होता है। प्रत्यक्ष सहयोग में क्या होता है कि व्यक्ति आमने सामने होते हैं और समान उद्देश्य को लेकर सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। प्रत्यक्ष सहयोग आमने सामने के संबंधों के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कोई खेल है, उस खेल के खिलाड़ियों का यह उद्देश्य होता है कि वो अपनी जीत हासिल करें, तो उसमें सब आसपास होते हैं और खेल के नियमों के अंतर्गत रहकर वे सब मिलजुल कर अपने जीत के लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष सहयोग है। ठीक इसी प्रकार से मैकइवर पेज ने कहा कि अप्रत्यक्ष जो सहयोग है उसमें समूह के सदस्यों का पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन उन समूह के सदस्यों का सबका उद्देश्य एक ही होता है, लेकिन उनके कार्य करने का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक समान ही होता है। इस प्रकार का जो सहयोग होता है समाज में हमको देखने को मिलता है, उसको अप्रत्यक्ष सहयोग कहा जाता है। जैसे हमने कहा था कि श्रम विभाजन एक प्रकार का अप्रत्यक्ष सहयोग है, और वर्तमान समाज में जो देखा जाए तो अप्रत्यक्ष सहयोग जो है ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके पश्चात गिलिन का वर्गीकरण हमने देखा था। गिलिन 3 प्रकार के सहयोग की चर्चा करते हैं। एक प्राथमिक सहयोग होता है, एक द्वितीयक सहयोग होता है और एक तृतीयक सहयोग होता है। जो प्राथमिक सहयोग है वो प्राथमिक समूह में देखने को मिलता है, जिसमें संबंध घनिष्ठ होते हैं, समूह का आकार छोटा होता है, संबंध दिल से होते हैं, हृदय से होते हैं, और किसी थोपे हुए नियम के अंतर्गत रहकर समूह के सदस्य अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि वे स्वेच्छा से प्रेरित होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार के सहयोग को गिलिन ने प्राथमिक सहयोग कहा। दूसरा प्रकार उन्होंने बताया द्वितीयक सहयोग। द्वितीयक सहयोग का मतलब जो हमको द्वितीयक समूह में देखने को मिलता है। द्वितीयक समूह से तात्पर्य जैसे समूह का आकार बढ़ाओ से तात्पर्य सदस्यों की संख्या अधिक होती है, संबंध दिल से नहीं होते, हृदय से नहीं होते, संबंध औपचारिक होते हैं और किसी नियम के
अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। इस प्रकार के सहयोग को जो है तृतीयक सहयोग कहा जाता है। तृतीयक सहयोग के बारे में वे कहते हैं कि जब दो समूहों में या दो व्यक्तियों में जब संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, उसके परिणाम स्वरूप समूह में या व्यक्तियों में जब सामंजस्य स्थापित हो जाता है, उस दौरान लोग आपस में कुछ समय के लिए एक दूसरे को सहयोग करते हैं, उसको तृतीयक सहयोग कहा गया। ये सारी बातें हम गत कक्षा में कर चुके हैं। इसके पश्चात हमने सहयोग के प्रकार की बात की थी। सहयोग के प्रकार की जहां तक बात है, कोई भी समाज बिना सहयोग के लंबे समय तक नहीं चल सकता है। प्रत्येक समाज में सहयोग होना अनिवार्य है। ये सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। आज हम सहयोगी प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही जो दूसरा प्रकार बताया है, सहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत हमने बताया एक सहयोग होता है, एक व्यवस्थापन होता है, एक एकीकरण होता है और एक साधनीकरण होता है, एसिमिलेशन। ठीक है, जिनका जिक्र गिलिन एम गिलिन ने अपने दृष्टिकोण से कहा। और व्यवस्थापन से तात्पर्य है एक प्रकार का एडजस्टमेंट, एक प्रकार का समायोजन। ठीक है, व्यवस्थापन से तात्पर्य संघर्ष की स्थिति में व्यक्तियों के समूह में सामंजस्य स्थापना से। जब दो समूहों में या दो व्यक्तियों में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, उस संघर्ष की स्थिति में दो व्यक्तियों या समूह में कुछ समय के लिए व्यवस्थापन होता है। अर्थात जब सभी विघटनात्मक स्थिति, जब कभी विघटनात्मक स्थिति आती है तो संगठन के लिए व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है। संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाए, संघर्ष की स्थिति पैदा होता है तो दो व्यक्ति या दो समूह में जो है व्यवस्थापन, एक एडजस्टमेंट, एक समझौता होता है, जिसको समाजशास्त्र व्यवस्थापन कहते हैं। ये सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक प्रकार है। इसके अंतर्गत गिलिन का कहना है व्यवस्थापन वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार संघर्ष व प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यक्ति या समूह अपने संबंधों में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि प्रतियोगी की संघर्ष के कारण उत्पन्न कठिनाई हल हो सके। इस प्रक्रिया को व्यवस्थापन कहा जाता है। गिलिन ने दो प्रकार के व्यवस्थापन का जिक्र किया है। एक होता है समप्रस्थिति व्यवस्थापन और दूसरा होता है उच्च निम्न परिस्थिति व्यवस्थापन। उच्च निम्न परिस्थिति व्यवस्थापन, ये दो प्रकार के व्यवस्थापन का जिक्र गिलिन ने किया है। समपरिस्थिति व्यवस्थापन से तात्पर्य है जब दो समान परिस्थिति के व्यक्तियों या समूहों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए जो समझौता होता है, यानी कि दो व्यक्ति हो चाहे दो समूह हो, उनकी परिस्थिति जो है एक समान होती है। ठीक है, और उनके बीच दो समान परिस्थिति के व्यक्तियों या समूहों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए, यानी कि संघर्ष की स्थिति जब पैदा हो जाती है दो समान परिस्थिति वाले लोगों में या दो समान परिस्थिति वाले समूह में जब संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है तो उनके मध्य जब सामंजस्य, समायोजन, एडजस्टमेंट या समझौता होता है, इसको गिलिन एवं गिलिन समपरिस्थिति व्यवस्थापन कहे जाते हैं, यानी कि समान परिस्थिति वाले लोगों में या समूह में व्यवस्थापन। दूसरा जो व्यवस्थापन है उच्च एवं निम्न परिस्थिति, यानी कि एक व्यक्ति या एक समूह जिसकी परिस्थिति उच्च है, दूसरा व्यक्ति या समूह जिसकी परिस्थिति निम्न है, उन उच्च और निम्न परिस्थिति प्राप्त व्यक्तियों या समूहों में कुछ समय के लिए जो व्यवस्थापन होता है उसको उच्च निम्न परिस्थिति व्यवस्थापन कहा जाता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं गिलिन। जब दो ऐसे व्यक्तियों या समूहों में संघर्ष हो जिनमें एक की परिस्थिति दूसरे की परिस्थिति से ऊंची होती है तथा वे दोनों व्यवस्थापन की प्रक्रिया को स्वीकार कर लेते हैं, ऊंची परिस्थिति वाला और नीची परिस्थिति वाले व्यक्ति या समूह आपस में एक दूसरे को व्यवस्थित कर लेते हैं, अपने आप से व्यवस्थापन कर लेते हैं अपनी परिस्थितियों के अनुसार। इस प्रकार के व्यवस्थापन को उच्च निम्न परिस्थिति व्यवस्थापन कहा जाता है। ठीक है, इसमें उच्च परिस्थिति वाला व्यक्ति जो है वो निम्न परिस्थिति वाले व्यक्ति को कुछ शर्तें मानने हेतु बाध्य करता है। जिसकी परिस्थिति उच्च होती है वो व्यक्ति निम्न परिस्थिति
प्राप्त व्यक्ति को कुछ शर्तें मानने के लिए बाध्य करता है और उसी शर्त के आधार पर उस उच्च और निम्न परिस्थिति व्यक्ति उच्च और निम्न परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति के मध्य व्यवस्थापन होता है, समायोजन होता है, समझौता होता है, जिसको उच्च निम्न परिस्थिति व्यवस्थापन कहा जाता है। उसके पश्चात ही व्यवस्थापन होता है। ठीक है, जब निम्न परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति की शर्तों को मान लेता है, तब उच्च और निम्न परिस्थिति प्राप्त व्यक्तियों में समायोजन हो जाता है, समझौता हो जाता है। इसको उच्च निम्न परिस्थिति प्राप्त व्यवस्थापन। इसी प्रकार से सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगला जो प्रकार आता है वो है एकीकरण, इंटीग्रेशन। और एकीकरण के बारे में गिलिन का कहना है कि एकीकरण एक प्रकार है, एक व्यवस्था है। एकीकरण, इंटीग्रेशन एक प्रकार है, एक व्यवस्था है या संगठन है, न कि एक रूपता या सजावट। ठीक है, एकीकरण जो है गिलिन के अनुसार एक प्रकार है, एक व्यवस्था है, एक संगठन है, न कि सजातीयता। हालांकि कुछ विद्वान, कुछ समाजशास्त्री एकीकरण को सामाजिक एकता मानते हैं, लेकिन गिलिन का कहना है कि एकीकरण का तात्पर्य सामाजिक एकता नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था है। ठीक है, एक व्यवस्था है, एक प्रकार है, यह एक संगठन है, यह एकरूपता या सामाजिक एकता नहीं है। प्रत्येक समाज या समूह में एक अंश तक एकीकरण होता है। 100% एकीकरण किसी भी समाज में देखने को नहीं मिलता है, किसी न किसी आधार पर भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद, प्रजाति या नस्ल के आधार पर भी एकीकरण या इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। तो समाज में एकीकरण भी एक प्रकार से जो कहें कि हम लोग सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अगला जो प्रकार बताया है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत दैट इज एसिमिलेशन, जिसको हम लोग सात्विकरण कहते हैं। और सात्विकरण से यहां तात्पर्य किसी गुण या विशेषता को अपनाने से, एसिमिलेशन या सात्विकरण से तात्पर्य है कि किसी गुण या विशेषता को अपनाना या किसी गुण या विशेषता को अपने अंदर उतारना, किसी गुण या विशेषता को आत्मसात करना, सात्विकरण कहलाता है। बोगार्डस इसके बारे में कुछ विचार करते हैं। बोगार्डस का कहना है कि सात्विकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्तियां एकीकृत हो जाती हैं। बोगार्डस कहते हैं सात्विकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अनेक लोगों की मनोवृत्तियां एकीकृत हो जाती हैं और इसके फलस्वरूप वे एक संयुक्त समूह के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये बोगार्डस का कहना है। इसी प्रकार से इलियट एंड मेरिल सात्विकरण के बारे में कहते हैं कि सांस्कृतिक रूप में समान एवं अभिन्न होना ही सात्विकरण है। यानी कि जिन लोगों की संस्कृति एक हो जाती है, अभिन्न हो जाती है, इस प्रक्रिया को, इस सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया को सात्विकरण कहा जाता है। सात्विकरण की प्रक्रिया द्वारा दो विभिन्न समूहों की विशेषताओं में साम्य हो जाता है। दो अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, दो अलग अलग समूह होते हैं, उनकी संस्कृति एक हो जाती है या उनमें जो भिन्नता देखने को मिलती है वो भिन्नता या विशेषता दोनों एक हो जाती है। ये एक प्रकार से सामाजिक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज के सफल संचालन के लिए आवश्यक होती है। तो ये गिलिन एवं गिलिन के अनुसार सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं जिसमें हमने सहयोग का जिक्र किया, व्यवस्थापन का जिक्र किया, एकीकरण का जिक्र किया और अंत में हमने सात्विकरण का जिक्र किया। ठीक है, इसी प्रकार से समाज में हमको कुछ असहयोगी, डिसएसोसिएटिव या विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं जिनका जिक्र हम लोग अगली कक्षा में करेंगे।